आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। सभी दोस्तों को राम राम। भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें हरियाणा और जो इंडिया के ना मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और बिल्कुल डिटेल के साथ रहेंगे, और जितना भी उसका हिस्ट्री रहेगा ना वो सब क्वेश्चन आज अपनी सीरीज के अंदर करेंगे। भाई चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के अपनी स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। और जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हो भाई, जो खालिस्तान है हरियाणा के एक क्षेत्र को हरियल कहा गया, किसने कहा भाई? ये कहा है यदुनाथ सरकार ने कहा है, ठीक है। और इसके बारे में अभी डिटेल में क्या है भाई, किसने क्या क्या बोला हरियाणा को, कि भाई जो विभिन्न है ना विद्वान और हरियाणा को दिए गए नाम है ना, ये यदुनाथ सरकार ने क्या बोला? ये बोला हरियल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई, ठीक है। और राहुल साकत्यान ने क्या बोला है? ये बोला भाई हरि दानक्या। और डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या बोला? आर्यना। और महाराज कृष्ण ने हरना या लूटपाट का केंद्र होता है इसलिए ये बताया है। और हरियाणवी ये JC अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न ये शब्द को इन्होंने JC अवस्थी ने बताया है। और जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश थे इन्होंने अभिहारणा बताया भाई, अभिहारणा। और इसमें ग्रंथों में भी देख लेते हैं, जो हरियाणा के ना ग्रंथों में क्या क्या नाम बताए हुए हैं। जिसमें मनुस्मृति में क्या बताया हुआ है? ये बताया हुआ ब्रह्मावर्त। और ऋग्वेद में रज हरियाणे। और महापुराण में पुष्पदत्त द्वारा ये बताया गया भाई, ठीक है। इनको अच्छे से ना याद कर लेना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा में महिलाएं कंगन है ना किस अंग में पहनती है भाई? कहाँ पर पहनती है महिलाएं? ये पहनती है भाई कलाई में, ठीक। आगे आ जाओ, इसमें क्या है डिटेल में। जो महिलाओं की कलाई में ना पहनने का एक आभूषण है कंगन, और जिसकी मोटाई का घेरा 1.25 इंच का होता है भाई, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात थी, सभी को पता ही होगा, कलाई में पहनते हैं कंगन। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बना? फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके खालिस्तान पर पहना जाता। कहाँ पर पहना जाता भाई फूल? ये सिर में पहना जाता। और अब की बार CT में भी क्वेश्चन आया था तो उसको भी हम सिर पे ही, माथे पे, या फूल के जैसा था क्वेश्चन भी, नाम तो पता नहीं उसकी पूरा दिमाग से अभी क्वेश्चन। तो ये देखना, जो कर्णफूल है ना स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला कान का गहना है, और जिसमें कान के निचले हिस्से में ये पहना जाता है भाई। कौन सा? ये कर्णफूल, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, खालिस्तान को हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है भाई। कौन सा बुरा शगुन माना जाता है भाई? हिरण दर्शन। ये तो कोई ऐसा नहीं है। आग फड़कना ये हो सकता है, जिंदगी पे जूती चढ़ना, और टूबे का दर्शन, ये यानी कि अपना सही है। इसमें ये बुरा माना जाता है भाई, आग को आग का जैसे फड़कना, ठीक है। लेडीज़ों की दाई और बाई ऐसा करके होता है, पता नहीं ये तो। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, गुरुग्राम को खालिस्तान से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है। कौन सा भाई? ये है भाई रेवाड़ी। और अभी पढ़ेंगे भाई अब जो रेवाड़ी जंक्शन है और ट्रेन कब चली, क्या हुआ था, अब इसके पूरे बारे में डिटेल, ठीक है भाई। और रेवाड़ी है ना जंक्शन 1873 में बना था, और जो हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन है। और अगले पॉइंट में है भाई, जो भारत की प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में, ये डेट याद कर लेना भाई, क्योंकि 1853 तो सभी को याद है। जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली थी भाई। ये देख लो, इसमें 2 क्वेश्चन तो इसमें हो गए। आगे आ जाओ, अगले पॉइंट में, जो भारत की पहली CNG ट्रेन 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। और इसमें भारत के रेल मंत्री कौन थे भाई? सुरेश प्रभु। ये भी क्वेश्चन अच्छा भाई पूछा जा सकता है। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, और भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन 3 फरवरी 1925 में बॉम्बे सिटी से कोरला के बीच चली थी भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, और अगला क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का इसमें पॉइंट में है, जो हरियाणा विश्व में प्रथम रेल है 1825 में, कहाँ पर चली थी? ये इंग्लैंड में। भी ट्रेन के बारे में पूरी आज हिस्ट्री निकाल के छोड़ेंगे भाई, ठीक है। और रेल की पटरियों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, इनको 3 गेजों में बांटा जाता है, एक ब्रॉड गेज में, एक मीटर गेज में, एक नैरो गेज में। ये तो आप सभी को पता ही होगा। जो पहली ट्रेन चली थी यानी कि रेवाड़ी से बीकानेर में, ये चली थी ब्रॉड गेज में, जिनकी आपस की उनकी 1.676 मीटर की चौड़ाई होता है, ये पटरियों के बीच की है। और ये मीटर गेज में 1.00 मीटर की भाई, ठीक है। रेवाड़ी से ये नारनौल के बीच चली थी। नैरो गेज कालका से शिमला के बीच में चली थी भाई, ठीक है। और अगले पॉइंट में क्या है कि विश्व विरासत स्थलों में से ना एक कालका से शिमला रेलवे वर्ष यानी 1898 में बनी, और यूनेस्को ने जुलाई 2008 में से वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। यूनेस्को ने कब किया भाई? जुलाई 2008 में। और 9 नवंबर 1903 को कालका से शिमला रेलवे मार्ग की चौड़ाई
सॉरी शुरुआत हुई थी कब, 9 नवंबर 1903 को कालका से जो शिमला है ना रेलवे मार्ग, यानी कि बनना कब हुआ था 1898 में, और 1903 में ये कालका से शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। और 1821 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी मार्ग से यात्रा की थी भाई। और 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और अगले पॉइंट में क्या है, हरियाणा के रेवाड़ी में हेरिटेज लोको शेड है, और इसी लोको शेड को है ना स्टीम इंजन के रखरखाव के लिए विकसित किया गया है। और इस लोको शेड की स्थापना कब हुई थी, 1893 में की गई थी भाई। और उस वक्त है ना जो बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल रेलवे का हिस्सा होता था भाई। ठीक है ये, और मई 2002 में ना अकबर पहला स्टीम जो लोकोमोटिव था जिसे यहाँ लाया गया था भाई। ठीक है, और 14 अगस्त 2002 को तत्कालीन रेल मंत्री कौन थे, नीतीश कुमार ने रेवाड़ी स्टीम शेड को हेरिटेज शेड का दर्जा प्रदान किया था भाई। कब किया था ये, 14 अगस्त 2002 को। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, आज ट्रेन के बारे में ना पूरा ही देख लेंगे क्या कुछ है। और भारत की पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या था, फेरी क्वीन। और इस ट्रेन में ना विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन लगाया गया था भाई, और जिसका निर्माण 1855 में ब्रिटेन कंपनी किटसन ने किया था भाई। ये कौन सी कंपनी थी, किटसन। आगे आ जाओ भाई, अगला पॉइंट क्या अपना, दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन फेरी क्वीन, जिसका नाम है ना गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया था, और जो कि वर्तमान समय में चालू हालत में रेवाड़ी लोको शेड में है भाई। और फेरी क्वीन बॉलीवुड की शान बन चुकी है, और गांधी, गदर, एक प्रेम कथा, भाग मिल्खा भाग जैसे, सुल्तान, गांधी, माई फादर आदि फिल्मों की ना शूटिंग भी यहीं पर की गई है भाई। और इसमें इसको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है भाई, और इसमें नोट्स में क्या बताया गया भाई, जो हरियाणा है ना उत्तरी रेल जोन मुख्यालय अम्बाड़ा, उत्तरी रेलवे जोन वर्कशॉप जगाधरी इनमें आता है भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ना 1229 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में खालिस्तान नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। किसको मंजूरी दी है भाई, कहाँ पर है ये है भाई मनेठी में। कहाँ है ये, रेवाड़ी में। और इसके बारे में भी देखते हैं, जो हरियाणा में ना रेवाड़ी जिले के मनेठी गाँव में 22वां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिनको क्या बोलते हैं, एम्स, स्थापित किया गया है। और एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना। और आगे क्या बताया गई, अगला पॉइंट में क्या है, यह सार्वजनिक है ना आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का समूह है, और यह नई दिल्ली स्थित भारत का सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान है भाई, जो दिल्ली का एम्स यहाँ पर आया हुआ है। और आधारशिला कब हुई थी भाई, 1952 में। कब खोला है, 1956 में इसको खोला है। ये दिल्ली की बात हो रही भाई, अपने हरियाणा की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये दिल्ली वाले एम्स की बात है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, कि अम्बाड़ा और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अम्बाड़ा और कैथल की मिट्टी का रंग कैसा है भाई, कैसा है, ये पीला धूसर, यानी कि बालू बलुआ बलुआ जैसा होता है ना, थोड़ा थोड़ा, यानी बुरी बुरी मिट्टी होती वैसा ही है। कैसा है, पीला धूसर है भाई। ठीक है, बस स्टैटिक का क्वेश्चन था भाई ये। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो कन्नड़ भाषा में ना लिखित सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है कन्नड़ भाषा में लिखित कोई भी सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना है तो उसमें दिया जाता है भाई पंपा पुरस्कार। और शुरू कब हुआ था भाई, 1987 में कर्नाटक सरकार के द्वारा इनको शुरू किया गया था। और सम्मान में 1987 में ना 1 लाख रुपए से शुरू किया गया था, और 2008 में ना वर्तमान में 3 लाख रुपए कर दिए गए हैं भाई इसमें पंपा पुरस्कार में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इंडिया लेवल का। और अगला आगे उसमें पॉइंट में क्या अपना, जो कन्नड़ कवि है ना आदि कवि पंपा के नाम पर दिया जाता है भाई। कौन था कन्नड़ कवि, था आदि कवि पंपा। और प्रथम विजेता कौन था भाई, कुलपति वेंकटप्पा गौड़ा पुटुप्पा, कन्नड़ कवि था भाई। ठीक है, इसका नाम अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं अटपटे से। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, वो जो हरियाणा सरकार ने खालिस्तान महिला एवं लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन शुरू की है, कौन सी की है भाई, ये एसिड अटैक की शिकार हुई महिला को भाई आजीवन पेंशन योजना ये शुरू की है। और क्योंकि ना जो कुंवारे हैं, जो 45 वर्ष से ऊपर जिनकी एज है, उनके लिए पेंशन शुरू कर दी, और जिनकी वाइफ की डेथ हो गई है उनकी भी पेंशन शुरू कर दी गई है भाई हरियाणा सरकार में। ठीक है, चलो इसके अगले पॉइंट में क्या है भाई, जो हरियाणा सरकार ने 2011 या इसके बाद तेजाब से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, जो ऐसी है ना पीड़ित महिला हो या बाल विकास द्वारा आदि के लिए 50,000 रुपये से 3 लाख की आर्थिक मदद भी दी जाएगी भाई। ठीक है,
और अगले पॉइंट में क्या अपना दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तेजाब पीड़ित महिला को है ना 5 से 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा भाई। और अगले पॉइंट में अपने जो छप्पा आ गया यानी कि फिल्म एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल पर आधारित है, जिसके रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया। निर्देशक कौन था इसका मेघना गुलजार। ठीक है भाई, ये फिल्म का नाम भी बता दिया है। और अगला क्वेश्चन है भाई ये अपना पॉइंट में जो लक्ष्मी अग्रवाल है कौन है, दिल्ली से संबंध है। पर 2005 में ना 15 वर्ष की उम्र में किसी सिरफिरे ने तेजाब से हमला कर दिया था भाई इनके ऊपर। देख लो ये भी कितनी पुरानी बात है, लेकिन ये एग्जाम में तो शायद नहीं पूछी जाएगी, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आप ये वैसे देख सकते हो नॉलेज के लिए। लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया था 2005 में भाई। और लक्ष्मी को यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा 2014 का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान भी मिला था भाई। और यूनिसेफ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 मिला इस अभियान में टॉपसेल एसिड के लिए। ठीक है, और अगले पॉइंट में क्या भाई अपना इन्हें एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 2019-20 के लिए हरियाणा का अनुमानित बजट क्या है भाई, क्या है 19-20 के लिए तो है भाई 1.32 लाख करोड़ रुपए, और 20 और 21 के लिए 1,42343.78 करोड़ रुपए है भाई। ठीक है, और आज का अपना ये बजट भी आया हुआ है 23-24 का जो, तो वो भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखना, बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है। और आगे क्या है अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की निकासी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है भाई, कौन सा है ये है भाई फरीदाबाद। ठीक है, अपना सही उत्तर है फरीदाबाद। ठीक है, और इसके डिटेल में क्या कुछ बताया गया है, और ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से ये देख के याद कर लेना। अभी जो महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत बार पूछा गया, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़। और रेवाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है भाई, पीतल नगरी के लिए। और झज्जर है चंदन की लकड़ी के लिए, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, और इसके नोट में क्या लिखा हुआ है, जो हरियाणा का चंदन वृक्ष है ना जाटी या खेजड़ी को कहा जाता है भाई। ठीक है, ये जाटी को या खेजड़ी को कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो बेड़ियों के डंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई और देशन में देश हरियाणा जैसी कविताएं किस लेखक से संबंधित है भाई, ये सभी को पता ही होगा, इसलिए है उदय भानु हंस से। और हरियाणा के प्रसिद्ध राज्य कवि और हरियाणा का रुबाई सम्राट कहा जाता है भाई उदय भानु हंस को। और क्या कुछ है भाई, जो संत सिपाही कविता गुरु गोविंद जी पर ये आधारित है। ठीक है, और जिन्हें संत सिपाही कहा गया भाई। ठीक है, गुरु गोविंद को। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, और किस राज्य ने वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता था, किसने जीता था भाई, ये जीता था भाई हरियाणा ने। और सभी को पता होगा ये कहाँ से शुरू हुई थी, पानीपत से शुरू हुई थी। और अभी देख लेते हैं इसके पॉइंटों में, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई थी, 22 जनवरी 2015 में हुई थी, पानीपत से हुई थी भाई। ठीक है, उड्डा ग्राउंड से, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और वर्तमान में क्या नाम है, बेटी बचाओ बेटी बेड लो, यानी कि बेटी अपना धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये इसका नाम हो गया है भाई। और इस अभियान के तहत है ना हरियाणा का, ये अच्छे साफ दिखाई नहीं दे रहा कि यानी 12 पुरस्कार, 1 पुरस्कार और ऑल हरियाणा राज्य की ओर 3 पुरस्कार हरियाणा के जिले को मिले हैं भाई। कौन कौन से जिलों को मिले हैं भाई, अभी देख लेते हैं। पहला मिला झज्जर को एनेबलिंग गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन श्रेणी में, और करनाल में इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में, और कुरुक्षेत्र में पीसी और पीएनडीटीसी श्रेणी को मिला है भाई ये। ठीक है, और यह पुरस्कार है ना प्रतिवर्ष 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह दिया जाता है भाई। कब दिया जाता है, 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी वर्ष 2008 को भारत सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ये मनाना शुरू किया था भाई। ठीक है, और अगले पॉइंट में अपना क्या है, जो 24 जनवरी के दिन है ना इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है भाई। किसको, इंदिरा गांधी को। कब, 24 जनवरी को। और इसी दिन है ना इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी भाई। देखो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट मिल गया आज, 24 जनवरी को ही प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी को पहली बार कुर्सी पर बैठी थी, पीएम की कुर्सी पर। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। चलो आगे आ जाओ, अगले पॉइंट में क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछ ले तो ये कब होता है, 8 मार्च को। क्योंकि जो ये पॉइंटों में ना हर क्वेश्चन बन रहा है भाई, हर पॉइंटों में, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको तो पता चल जाएगी अपना कंटेंट कैसा है। अगर जो बच्चा ऐसे ही 5 मिनट देखकर उस
वहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार देखेगा तो उसका तो भाई अब कुछ नहीं बोल ही सकते। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगले पॉइंट में आ जाओ। 2019 राष्ट्रीय बालिका दिवस थीम्स क्या थी? लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। और अगले पॉइंट में है अपना जो राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को भाई। और इसी दिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था भाई, 13 फरवरी को, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी अभी पीजीटी में पूछा गया था, जो कि बालिका वर्ष की किस वर्ष को मनाया गया था, यानी कि 2006 में मनाया गया था। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी है भाई? कैसे उपयोगी है, यानी कि क्या लिखा हुआ है इसके उत्तर में? जो सभी अप्रशिक्षित और आंशिक रूप से ना प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित करना है। इसका मेन मकसद क्या है भाई? यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जो या गर्भवती महिलाएं हैं उनको इंजेक्शन देके प्रतिरक्षित करना है भाई। ठीक है, और इसके अभी डिटेल में देख भी लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। जो इंद्रधनुष के ना 7 रंगों की तरह ही देश में फैली 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया है। ठीक है, और ये भी एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष का किससे संबंध है? यानी कि कोई बच्चा कैसे ही बोल रहा था, लेकिन मेन था उसका ये टीकाकरण से। ठीक है, आगे आ जाओ, इसमें और क्या कुछ बताया है भाई? जो मिशन इंद्रधनुष के तहत है ना 0 से 2 वर्ष के बच्चे जैसे गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है भाई। इसमें जैसे बच्चों को 3 महीने के बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद जो डोज देते हैं ना उनको प्रतिरक्षित किया जाता है। और मिशन के तहत है ना डिप्थीरिया है, बलगम है, टेटनस है, पोलियो है, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी जैसी जानलेवा बीमारियों को रोकने जैसे ये 7 टीके आंशिक रूप से लगाए जाते हैं भाई। और कुछ महत्वपूर्ण अपनी बातें क्या हैं इसमें कि हरियाणा राज्य ने ना 2014 के बाद रोटा वायरस वैक्सीन, पोलियो वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की शुरुआत की है भाई। ठीक है, 2014 के बाद में, यानी कि अभी क्या बता रहे हैं बीजेपी, ये अपना फायदे बता रही है, हमने ऐसे ऐसे किया है। चलो जैसा भी आगे आ जाओ, हरियाणा राज्य ऐसा पहला राज्य है जिसने राज्य संसाधनों के सभी 22 जिलों में ना स्वर्ण जयंती योजना के तहत टीकाकरण योजना के रूप में न्यूमोकोकल वैक्सीन शुरू की है। ठीक है, और अगले पॉइंट में क्या बताया भाई? वर्ष 2018 में हरियाणा में मिम्बल्स रूबेला अभियान लॉन्च किया गया था। कब? 2018 में। और इस अवसर पर है ना स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय मुक्त दिवस पर नेशनल हेल्थ मिशन की कॉफी टेबल बुकलेट का विमोचन भी किया था। ठीक है भाई, ये था अपना पूरा मिशन इंद्रधनुष के बारे में। और अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि हरियाणा सरकार है ना अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों खालिस्तान को अनुमानित नहीं देती है। किस में नहीं देती है भाई? ये नहीं देती है भाई औद्योगिक इकाइयों में। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुकोजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और निम्न में से कौन सा उन राज्यों के में एक राज्य नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? ये राजस्थान तो है और हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है। कौन सा नहीं? ये मध्य प्रदेश नहीं है भाई। ठीक है, और इसमें और क्या कुछ बताया गया है? इसमें कुल 6 राज्य थे। कौन कौन से थे? दिल्ली था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। और रेणुका जो परियोजना है ना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर निर्मित की जाएगी। और रेणुका बांध है ना परियोजना के अंतर्गत 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा भाई। कितना? 148 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था उस टाइम तो। लेकिन चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई? जो जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या भाई? क्या है ये? घाघरी, कमीज, प्रिंटेड ओढ़नी भाई। ठीक है, ये जो चुंदरी होती है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाला 11 वर्षीय पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी। और यह कदम का उद्देश्य क्या है भाई? यह भी देख लेते हैं भाई क्या उद्देश्य है इसका। जो उर्दू भाषा को ना बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने का इसलिए इनका मेन उद्देश्य है भाई। जो हरियाणा उर्दू अकादमी स्थापना अगर पूछ ले तो 22 दिसंबर 1985 को। और मुख्यालय कहाँ पर? पंचकुला। मासिक पत्रिका कौन सी है? जमुना तट भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा में नौरंगाबाद, मीताथल, राखीगढ़ी और कई अन्य स्थानों पर उत्खनन से क्या दिखाया भाई? ये दिखाया कि ये स्थान है ना हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अब क्या भाई अपना,
महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों में कौन सी भाषा लोकप्रिय है भाई? क्योंकि ये ज़्यादातर वहाँ यादव के गांव होते हैं और इनमें कौन सी बोली जाती है? अहिर्वती भाषा बोली जाती है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई? हरियाणा में मानसून का क्या समय है भाई? ये है जुलाई से सितंबर तक। ठीक, और अब की बार तो मानसून ने जीना ही आराम कर दिया था। ठीक है, चलो जैसा भी था आगे आ जाओ। और पॉइंट में क्या लिखा हुआ? जो हरियाणा में ना जुलाई से सितंबर महीने में मध्य दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है भाई। ये सही बात है। और हरियाणा की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु भाई। ये देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ था, अभी आपने देखा भी होगा तो सीटी के एग्जाम में। हरियाणा की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है और जिसका मुख्य कारण समुद्र से दूर होना है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और हरियाणा में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है भाई? 45 सेंटीमीटर। और हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सभी को पता होगा, यमुनानगर या छछरौली है जो। ठीक है, और जबकि दक्षिण पश्चिम भाग में ना सबसे कम वर्षा होती है। और हरियाणा का चेरापूंजी या मानसीराम यमुनानगर को छछरौली को कहा जाता है भाई। और क्योंकि चेरापूंजी में अधिकतर वर्षा होती है और जबकि वर्तमान में मानसीराम या मेघालय में जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या था भाई? ये क्या था? ये था डोसी पहाड़ी। यहाँ पर ये क्योंकि ज्वालामुखी बनकर यहाँ पर ये पहाड़ बना था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या अपना? जो किन शहरों में पानी और हवा पर्यावरण संबंधी मामलों के सुनवाई का काम अब करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं? कौन से भाई? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। ये HSC ने माना है। ठीक है, और इसमें डिटेल में और क्या है, जो कहीं कहीं पर आपको ना फरीदाबाद और हिसार भी मिलेगा। ठीक है, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र ये HSC ने माना है भाई। ठीक है, और कहीं कहीं यहाँ पर फरीदाबाद और हिसार भी मिलेगा। और जनता की सुविधा के लिए ना 1998 से करनाल में भी पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगता है। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रीनलैंड के समुद्र में अधिक ताज़ा पानी है और इसका कारण क्या है भाई? ये है बर्फ़ और हिमनदियों का पिघलना भाई। ठीक है, और इसमें क्या है? जो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और जो डेनमार्क देश यानी राजधानी क्या इनकी? कोपेनहेगन के अधीन आता है भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना, जो 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था और यह दिन कौन सा था भाई? यह था संसद में हुक्म सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी भाई इस दिन। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना, जो किस क्रिकेट खेलने वाले देश ने देहरादून में अपने क्रिकेट इतिहास आयरलैंड के खिलाफ में अपना पहला टेस्ट मैच जीता था? ये किसने जीता था भाई? ये जीता था अफगानिस्तान ने भाई। और अकबर के नवरत्नों का हास्य क्या भाई? अकबर के आज नवरत्न हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या क्या उनके बारे में बताया गया था और कौन कौन थे। ठीक है, जो अकबर के दरबार में ना 9 रहते थे, 9 असाधारण लोगों का ये समूह था, उसको अकबर क्या कहते थे? नवरत्न कहते थे। और सबसे पहला शख्स था वो भाई बीरबल। और बीरबल का इसके बारे में अभी डिटेल में देखते हैं अभी क्या है। जो बीरबल का ना वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, महेश दास। और बीरबल का जन्म है ना यमुनानगर के बुढ़िया नामक गांव में हुआ था भाई। ठीक है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? यमुनानगर के बुढ़िया गांव में। इनको अच्छे से ना भाई देखते रहना, आज पूरे के पूरे नवरत्नों को पढ़ेंगे। और बीरबल का रंग महल यमुनानगर के बुढ़िया ग्राम में है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? यमुनानगर में। और जो बीरबल का छत्ता वो कहाँ पर है? ये नारनौल में। और जबकि बीरबल का छत्ता महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर में स्थित है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगले इसमें पॉइंट में क्या बताया है? जो अकबर ने ना बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की क्योंकि बहुत समझदार था भाई ये बीरबल। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल ही था। अगला पॉइंट में भाई, परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के विशेष सलाहकार थे भाई। ठीक, और अकबर माँ के नाम बीरबल ने एक कवि के रूप में ना कविताएं लिखी और जो भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में भाई सुरक्षित है। ठीक है, और अगले पॉइंट में क्या है भाई? इनका जन्म 1528 में और मृत्यु 1586 में यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। और दूसरा रत्न था इसका तानसेन। तानसेन के बारे में भी आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1506 में। ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे भाई। और कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इनका तानसेन का कई बार मकबरा भी पूछते हैं तो कहाँ पर ये? ग्वालियर में है। इसलिए नोट में क्या है? इसलिए ग्वालियर को तानसेन नगरी भी कहा जाता है। किसको? ग्वालियर को भाई। और तानसेन सम्मान भी इन्हीं की याद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत क्षेत्र में दिया जाता है भाई। ये भी आज एक नई बात सीखने को मिली है। और तानसेन के गुरु कौन थे? ये थे हरिदास।
और अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है भाई, अकबर ने तानसेन को ना कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। और तानसेन के बचपन का नाम क्या था, ये था रामतनु पांडे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भी, रामतनु पांडे। और इनकी प्रमुख कृतियाँ मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी और मियाँ का सारंग और दरबारी कानरा आदि इनकी रचनाएं हैं भाई। और अगले पॉइंट में क्या है, जो तानसेन है अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के आश्रम में रहते थे भाई। ठीक है, वहाँ पर अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ रहते थे, ये पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के आश्रम में रहते थे। और अगले पॉइंट में क्या भाई, तानसेन के बारे में, तानसेन को ना दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है भाई। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1585 में, कहाँ पर, आगरा में। और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में गोश मोहम्मद के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा भाई, क्योंकि ये आ ही गया, तानसेन का मकबरा भी कहाँ पर है, ग्वालियर के गोश मोहम्मद के मकबरे के समीप। ठीक है, और अगले पॉइंट में क्या बताया हुआ भाई, हाथ ऐसे करके बताया हुआ, ये क्या बता रहा है कि गोश मोहम्मद है ना 15वीं शताब्दी के सूफी संत थे और इन्हें भी तानसेन के गुरु माना जाता है। और राजा बाबर के सलाहकार गोश मोहम्मद थे। कौन थे, बाबर के सलाहकार थे भाई, ये कौन, गोश मोहम्मद। और गोश मोहम्मद की कब्र अपनी वास्तुकला की सुंदरता और पत्थर की नक्शा योग के कारण यह बहुत सुंदर दिखती है। और फैजी और अबुल फजल गोश मोहम्मद के बेटे थे। कौन से, एक तो फैजी और एक अबुल फजल, ये गोश मोहम्मद के बेटे थे। और अब आ गया भाई अपना तीसरा रतन। कौन सा तीसरा रतन, मान सिंह। और मान सिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे भाई। कौन है, मान सिंह। और इन्होंने आमेर के मुख्य महल का निर्माण करवाया था। और तीसरे पॉइंट में भाई, जो राजा मान सिंह महान कृष्ण भगत थे, इन्होंने ना वृंदावन में 7 मंजिला कृष्ण का मंदिर भी बनवाया। और अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है भाई, जो हल्दी घाटी युद्ध है 18 जून 1576 मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था भाई। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध था, और जिसका नेतृत्व आमेर मानसिंह प्रथम ने ही किया था। और चौथा भाई अपना रतन टोडरमल। ठीक है, टोडरमल सबसे पहले तो यही पूछते हैं टोडरमल का कार्य क्या था। उसका कार्य था वह राजस्व और वित्त मंत्री थे ये टोडरमल। ठीक है, और इन्होंने अपनी भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी भाई। ये भी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। और इन्होंने भी भू राजस्व की 10 साला पद्धति की शुरुआत की थी भाई। और अगले पॉइंट में क्या भाई, जो उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व परीक्षण संस्थान का नाम भी इनके नाम पर राजा टोडरमल भू लेख परीक्षण संस्थान रखा गया है। ठीक है भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्त लाइक जरूर करना, अपने सेशन को ना शेयर जरूर करना है। और अपना 5वां रतन है अबुल फजल। और अबुल फजल ने ना अकबर के शासनकाली प्रमुख रचनाओं को कलमबंद किया था। और अगले पॉइंट में क्या है भाई, और इन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की थी। ठीक है, और अबुल फजल ने ना पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सादत नाम से किया था भाई। ठीक है, किसका, पंचतंत्र का, किसने, अबुल फजल ने। ठीक है, आगे आ जाओ। और अगले पॉइंट में भाई 1602 ईस्वी में सलीम या जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी और वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और अपना छठा रतन है भाई फैजी। और अपना फीडबैक जरूर बताना फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी। जो फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे और फैजी फारसी में कविता लिखते थे। और फैजी को अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। और फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी अनुवाद कर उनका नाम सहेली रखा और लीलावती का भी फारसी में अनुवाद किया था भाई। ठीक है, ये देख लेना, फैजी ने ना जो लीलावती का भी फारसी में अनुवाद किया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। जो गणित की पुस्तक है इन्हें फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। ठीक है, और ये जो नल दमयंती का काफी अनुवाद करके ये क्या नाम रखा था, सहेली नाम रखा था, सहेली भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और अगला अपना 7 नंबर का रतन अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम बैरम खां का ये बेटा था अब्दुल रहीम। और तब माँ का नाम क्या था इनका, सलीमा बेगम। और बैरम खाना अकबर का संरक्षण था, लेकिन पाटन गुजरात के बैरम खां की हत्या करवा दी गई भाई। और अब्दुल रहीम जहांगीर का शिक्षक था। और रहीम ने तुजक ए बाबरी के नाम से बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। किसने, रहीम ने तुजक ए बाबरी के नाम से बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। और 8वां है भाई अपना रतन मुल्ला दो प्याजा। और मुल्ला दो प्याजा ना अकबर के आमतंज थे ये, क्योंकि किताबों के बहुत शौकीन थे। और ये बात को काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे तथा प्याज खाने के भी शौकीन थे भाई। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा इसलिए इनको बोला भी जाता था। और अकबर का रसोइया था मुल्ला दो प्याजा। और 9 नंबर पे भाई फ़कीर ओजियुद्दीन, जो यानी कि हुक्म हकीम होते हैं,
और ये फ़कीर अजौद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक थे भाई। यानी पाकिस्तान ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? ये थे दादा भाई नौरोजी। और जन्म कब हुआ था इनका? 4 सितंबर 1825 नवसारी, कहाँ? गुजरात में। और इन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ओल्ड मैन जिसको बोलते हैं। और इसमें और क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में? जो दादा भाई नौरोजी है ना, ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षार्थी, कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे भाई दादा भाई नौरोजी। और 1866 में ना दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? लंदन शहर में 1866 में। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार, यानी कि 86 में कलकत्ता में और 93 लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में चुने गए थे। ठीक है। और इसमें क्या आगे अगले पॉइंट में, दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी ने 1892 में हुए ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिनिशरी सेंट्रल से जीतकर भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश सांसद बने थे। और कार्यकाल रहा था इनका 92 से 95 तक इनका कार्यकाल रहा था। और वर्ष 1850 में केवल 25 वर्ष की उम्र में है ना प्रतिष्ठित एल्फिस्टिन इंस्टीट्यूट में सहायक प्रोफेसर नियुक्त होने वाले भी ये पहले भारतीय थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक भी बहुत बार पूछी जाती है, किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। में सर्वप्रथम आर्थिक विकास यानी 20 रुपये प्रति व्यक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की। और इन्होंने ना धन निकासन की सभी बुराइयों की बुराई एविल्स ऑफ एविल्स कहा गया है। और नोट्स में क्या लिखा हुआ? जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बाइबल कहा जाता है। और मृत्यु कब हुई थी भाई? 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगले अपना क्वेश्चन क्या भाई? भारत ने अप्रैल 2019 में उड़ीसा में एक परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की उपसोनिक क्रूज मिसाइल का यानी कि पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया और विकसित परीक्षण किया भाई। इसका क्या नाम था? इसका नाम था निर्भय। और जो भारत ने ना अप्रैल 2019 से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी सब सैनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया था। और आगे क्या लिखा हुआ है? यह परीक्षण ओडिशा के तटीय इलाकों में किया गया था। और निर्भय सभी मौसम में काम करने वाली कम लागत और लंबी दूरी की परंपरागत और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। और मिसाइल 6 मीटर लंबी, वजन कितना? 1500 किलो इनका वजन है भाई। और अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? मिसाइल को टेक ऑफ के लिए ठोस रॉकेट्स बूस्टर द्वारा संचालित किया जाता है। और इसने भारत में किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है इसको। मिसाइल 1858 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। निर्भय जो मिसाइल है अक्षमता में अमेरिका के प्रसिद्ध टॉम हॉक मिसाइल्स के बराबर है। और ये मिसाइल भी सटीकता बहुत ही ज़्यादा भाई, क्योंकि सही जगह पर निशाना लगाती है। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग कितनी है? 2.4। अपने भारत के एरिया सभी को पता होगा 2.4%। और जनसंख्या में कितनी है? 17.5% भाई। और विश्व का प्रथम देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। कितना? 11% है भाई। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? रूस का। और विश्व के क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है भाई। क्योंकि अभी इसके बारे में कन्फ्यूजिंग चला हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट में ये बोल रहे हैं पहले नंबर पर आ गया है, लेकिन संसद में दिल्ली में रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें बोल रहे हैं नहीं, हम तो ऐसा हुआ ही नहीं है। चलो जैसा भी आगे बातें तो खुलकर आएंगी ही। तो अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाले 10 देश कौन से? पहला इसमें रूस है, दूसरा कौन सा? कनाडा, तीसरा चीन, और चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर है भारत, 8वें पर अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान और 10 पर अल्जीरिया भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई? इनको सबको है ना अच्छे से एरिया वाइज से देख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा तो पक्का याद कर लेना। और लोकसभा को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? ये वैसे तो निम्न सदन है, लेकिन निम्न सदन इसमें दिया नहीं, तो इसमें क्या कहेंगे? लोगों का घर। तो लोगों का घर किस तरह कहेंगे वो देखते हैं अभी डिटेल में। जो लोकसभा को है ना हाउस ऑफ पीपल नाम 1954 में दिया गया था, और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है भाई। ठीक है, और इस बात का आपको पता था क्या? हाउस ऑफ पीपल के नाम से 1954 में ये नाम दिया गया था। और राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट या राज्यों की परिषद नाम 1954 में ही दिया गया था, इसे भी उच्च सदन कहा जाता है। किसको? राज्य की जो परिषद होती है। और संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं भाई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, कि मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई में खालिस्तान को पराजित किया था भाई। किसे किया था भाई? मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई में ये किया था जयचंद गहरवार को। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स है ना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जो चंदावर युद्ध कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी ने जीत और राजा ये जयचंद था ये हार गया था और कन्नौज के राजा के बीच ये युद्ध हुआ था भाई। और चंदावर वर्तमान में कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है भाई चंदावर। ठीक। और आप आज की अपनी वीडियो तो हो गई है ख़त्म। और आपको अपना कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी नॉलेज थी भाई।